संतानहीनता यानी इनफर्टिलिटी के लिए पुरुष और महिला दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश या कुछ लोग जानकर भी महिला को ही प्रताड़ित करते हैं। महिला को कई बार घर से निकाल दिया जाता है या उसे अलग कर दिया जाता है और पुरुष दूसरी शादी कर लेता है, तो ये संतानहीनता संबंध विच्छेद का भी कारण बनती है। लेकिन अब हमारे पास प्रजनन तकनीकें आ गई हैं जो बहुत सहायक हैं प्रजनन में। इन्हें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो काफ़ी कारगर हो रही है। संतानहीनता या इनफर्टिलिटी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ, वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना बंसल, जो हमें इस बारे में अधिक जानकारी देंगी। डॉक्टर वंदना बंसल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी कहेंगे किसे? जी धन्यवाद शांति जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी हम किसे कहेंगे। इनफर्टिलिटी हम तब कहेंगे जब कोई दंपत्ति बच्चे के लिए कोशिश कर रहा हो और 1 साल से फिजिकल कांटेक्ट में हो और किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हो और फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो ये जैसे आप इसके लिए कोई कुछ परीक्षण करवाते होंगे ना इस तरह के मरीजों में? जी। तो क्या क्या परीक्षण करवाते हो आप? सबसे पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो दंपत्ति लगातार फिजिकल कांटेक्ट में है या नहीं, कहीं अलग तो नहीं रहते हैं, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उन फिजिकल कांटेक्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद परीक्षण होता है। परीक्षण में महिला और पुरुष दोनों का ही साथ में परीक्षण आवश्यक है। सबसे पहले हम महिला को लेते हैं। महिला में हम सबसे पहले देखते हैं कि उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हार्मोन्स नॉर्मल है कि नहीं, फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की सहायता से यूट्रस सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद फिर तब नेक्स्ट स्टेज में ट्यूब की टेस्टिंग होती है कि दोनों ट्यूब खुले हैं कि नहीं, क्योंकि महिलाओं में बच्चे होने के लिए अंडे का बनना और ट्यूब का खुला होना और प्रजनन रास्ता यानी यूट्रस का सही होना आवश्यक है। इसी तरह से अगर आप पुरुष में देखें तो पुरुष में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो हम सीमेन एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम एक हार्मोन टेस्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि शुक्राणु की नलियाँ जो हैं टेस्टिस की वो सही हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि वो इजैकुलेट करने में सक्षम है या नहीं है, यानी कि इम्पोटेंसी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें की जांच हम करते हैं। डॉक्टर वंदना, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप देख लेते हैं कि क्या कमी है, तो फिर उसके बाद आप जैसे अगर मान लीजिए एक समस्या है कि अंडा नहीं बनता महिला में, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या कुछ दवाएं देती हैं या? जी, जैसा कि महिलाओं में सबसे प्रमुख कारण जो बच्चे नहीं होने का है वो अंडों का या तो नहीं बनना और या समुचित मात्रा में नहीं बनना, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो आजकल बहुत कॉमन है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिपेंड करता है कि अगर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं या समुचित मात्रा में नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ अंडे बनने के लिए दवाइयाँ आती हैं। कई दवाइयाँ हैं जैसे क्लोमिफेन साइट्रेट है, लेट्राजोल है, वो दवाइयों को दे के फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, अंडे बनते हैं कि नहीं बनते हैं इसकी भी पूरी जांच की जाती है। और फिर टाइम्ड इंटरकोर्स यानी कि हस्बैंड और वाइफ को जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन मिलने की सलाह दी जाती है। ये सबसे बेसिक प्रक्रिया होती है। डॉक्टर वंदना, अभी आपने कहा कि PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो इसका पता कैसे चलता है, किस परीक्षण से? देखिए, पहला एग्जामिनेशन होता है ट्रांसवेजाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम महिला को अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं। एक कोई भी अच्छा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक अल्ट्रासाउंड की सहायता से काफ़ी कुछ जान जाता है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है
क्योंकि ओवरी में हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है और जानकारी हो जाती है। दूसरी जानकारी के लिए हार्मोन टेस्ट करना पड़ता है, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड और हार्मोन टेस्ट की सहायता से हम पॉलीसिस्टिक डिजीज़ को पहचान लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। जो ये पेशेंट होते हैं इनमें पीरियड इरेगुलर होता है, तो ये हमें एक क्लू देता है कि इस पेशेंट में पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है। जो पीसीओडी के मरीज हैं उनका फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करते हो? देखिए, अगर ये डायग्नोज हो जाता है कि पीसीओ है, अक्सर ये डायग्नोसिस एडोलेसेंस यानी यंग एज में मैरिज के पहले ही हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो हर उस लड़की को जिसको कि इरेगुलर पीरियड है, इसकी डायग्नोसिस पहले से हो जानी चाहिए। अगर शादी के बाद आप आते हैं और तब आपको डायग्नोज होता है तो पीसीओ की भी वैरायटी होती है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। अकॉर्डिंगली इसमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दवाइयाँ देते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं और आईयूआई, और अगर बहुत सीवियर है तो हम आईवीएफ भी करते हैं। क्या वज़न ज़्यादा होना या जिसे ओवरवेट कहते हैं या ओबेस कहते हैं, उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है इससे? जी बिल्कुल पड़ता है। बीएमआई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी के अपने कारण भी हैं। ओबेसिटी खुद भी बढ़ने से इनफर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन ओबेसिटी बढ़ने से पीसीओ भी बढ़ता है। पीसीओ बढ़ता है, फिर पीसीओ से ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ता है, फिर उससे पीसीओ बढ़ता है। ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। इसलिए जिनको भी अपनी फर्टिलिटी नॉर्मल रखना है उनको लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि शुरू से ही किशोरियों पे ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनका जो साइकिल है, मासिक चक्र है, वो सही होता है कि नहीं होता है, और उनमें किसी भी तरह से मोटापा नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कभी आगे चल के इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर वंदना, आपने एक जिक्र किया था कि जिन मरीजों में ट्यूब बंद होती है, फेलोपियन ट्यूब, जी जी, तो उनमें भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसका इलाज आप कैसे करते हो? जी, जैसे महिलाओं में पहला प्रमुख कारण था अंडों का समुचित नहीं बनना, और दूसरा प्रमुख कारण है ट्यूब का ब्लॉक होना। तो ट्यूब का ब्लॉक होना हम कई चीज़ों से देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी, एक्सरे या सोनोसैल्पिंजोग्राफी, अल्ट्रासाउंड की सहायता से। लेकिन इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो लैप्रोस्कोपी से होता है, जो कि वीडियो लैप्रोस्कोपी से होता है। इसका फ़ायदा ये है कि हम ये देख लेते हैं कि ट्यूब बिल्कुल बंद है, रिपेयर होने लायक नहीं है, तो फिर हमें सीधा आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। अगर ट्यूब बंद है और इन्फेक्शन है और वो खुल सकती है, तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करके फिर ट्यूबोप्लास्टी की सहायता से ऐसे पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बशर्ते कि उसका हार्मोन लेवल नॉर्मल हो। किसी मरीज में ये डिसाइड हो गया कि ये इनफर्टाइल है, तो आप उसको पहले क्या एक जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है कि जिसमें आप इंसेमिनेशन भी करते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान जिसे कहते हैं, वो क्या है वो भी समझा दीजिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमेन इज आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनसाइड द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये वेदों के महाभारत के ज़माने से ही ये पहले थी हमारी हिंदू संस्कृति में, और बाद में भी ये इतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि तब सीमेन वॉश की टेक्निक्स नहीं थी। बाद में जब आईवीएफ आया और सीमेन के वॉश के नए नए तरीके आए, उसके बाद फिर से ये पॉपुलर हुई। इसे हम आईयूआई कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये दो तरीके का होता है। एक तो अगर हस्बैंड का स्पर्म नॉर्मल है तो हस्बैंड के स्पर्म से ही किया जाता है। दूसरा, अगर बिल्कुल स्पर्म नहीं है, जिनको एंजियोस्पर्मिया होता है, उसमें भी किया जाता है। हस्बैंड के स्पर्म से या डोनर स्पर्म से करने के लिए दो चीज़ों का आवश्यक है आईयूआई करने के लिए। एक तो अंडे बनने चाहिए, दूसरा ट्यूब खुला होना चाहिए, तीसरा हार्मोन लेवल बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो हम आईयूआई कर सकते हैं। डॉक्टर वंदना, आपने बताया कि 40%, काफ़ी बड़ी मात्रा हुई, पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, यानी बराबर के जिम्मेदार हैं। तो पुरुष बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं और इसका कैसे आप डायग्नोस करते हैं? जी, मेल इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि शुक्राणुओं का नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना, जिसको हम एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा होता है कि शुक्राणु
बन रहे हैं अंदर लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ब्लॉकेज है, वो भी एंजियोस्पर्मिया होता है। तीसरा होता है ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म बन रहे हैं लेकिन बहुत कम संख्या में बन रहे हैं, या तो उनमें मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं जिनके कारण मेल इजैकुलेट नहीं कर पाते, और कुछ जैसे अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, इस तरह के कारण होते हैं, डायबिटीज़, हार्मोनल रीजंस होते हैं। डॉक्टर वंदना, जो जिसमें शुक्राणु कम संख्या में है या शुक्राणुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आजकल बहुत सारी औषधियाँ दी जा रही हैं, वो कितनी कारगर हैं? जी देखिए, आज मेल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, अगर शुक्राणु कम है, कितने कम है, 5 मिलियन से मान लीजिए कम है, तो उसमें IVF करना ही उचित होता है। अगर बहुत कम है, अगर आप बहुत कम शुक्राणुओं की बात कर रही है, तो 5 मिलियन से कम में कोई भी दवा बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। अगर 10 to 20 मिलियन है तो भी जितनी भी दवाएं हैं वो सब एम्पिरिकल ट्रीटमेंट हैं। कभी कभी अगर हार्मोन्स बहुत कम है, कोई स्पेसिफिक रीज़न मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये जितनी भी दवाइयाँ हैं वो टेम्परेरी काम करती हैं, दे आर नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के रूप में IVF एक सी उभर के आया है, क्योंकि यही मेल इनफर्टिलिटी का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। जैसे एक और आपने विकल्प बताया ऐसे मरीजों के लिए कि डोनर का स्पर्म लेके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। जी जी। तो उसमें क्या ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है कि किसने दिया, डोनर जी जी, कौन है? डोनर आप फ्रेश नहीं ले सकते, इट हैज़ टू बी क्वारंटाइन, इट हैज़ टू बी फ्रॉम ए प्रॉपर स्पर्म बैंक, एंड आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। आप ऐसे ही किसी का भी स्पर्म नहीं ले सकते, इसके लॉज होते हैं एंड हमें उन लॉज के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो ये कितना सक्सेसफुल होता है ये? जी, IUI काफ़ी सक्सेसफुल है, 20% सक्सेस रेट है, और एक महिला को कम से कम 3 बार IUI कर सकते हैं। ऐसे तो 6 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार में सक्सेस रेट बराबर होता है। अच्छा, किन मामलों में आप IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आम जन टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जानते हैं, किन मामलों में उसकी सलाह देते हो आप? जी देखिए, अगर किसी की ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक है, रिपेयर नहीं हो सकती है, उनको सीधा IVF के लिए जाना चाहिए। दूसरा, अगर सीवियर इंडोमेट्रियोसिस है तो भी हमें IVF के लिए जाना चाहिए। तीसरा, अगर शुक्राणु बहुत ज़्यादा कम है। ये 3 ऐसे कारण हैं जिनमें हमें सीधा IVF के लिए जाना चाहिए। चौथा है कि अगर बाकी सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, यानी IUI फेलियर हो चुका है, या एज ज़्यादा है और हमारे पास समय कम है, ऐसे सभी कारणों में हमें IVF का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो IVF का उपचार है, इसे आप किस तरह से प्लान करते हो? जी, IVF के लिए सबसे पहले इवैल्यूएशन किया जाता है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि उस महिला का IVF हो सकता है या नहीं। जैसे कि IVF करने के पहले यूट्रस का होना ज़रूरी है, और यूट्रस के लिए भी अंदर की यूट्रस की जो वॉल है, कैविटी है, वो नॉर्मल होनी चाहिए, और शुक्राणु, ये अंडाणु बनने चाहिए और शुक्राणु बनने चाहिए। हस्बैंड के पास स्पर्म होना चाहिए और वाइफ के पास एग्स होने चाहिए, तभी उनके अपने बच्चे हो सकते हैं। ये प्री रिक्विजिट है। तो आप पहले क्या करते हो, उसको क्या दवा देते हो या कुछ कैसे करते हो? मेनली IVF साइकिल 1 महीने का होता है, और 1 महीने पहले ये सारे टेस्ट होते हैं। जैसे टेस्ट करके आपने ये देख लिया कि अंडे बराबर बन रहे हैं पेशेंट को, यूट्रस कैविटी ठीक है, हार्मोन सारे ठीक हैं, और शुक्राणु भी ठीक है। आमतौर पे हम हस्बैंड्स का स्पर्म एक फ्रीज़ कर लेते हैं शुक्राणुओं को, क्योंकि कई बार मेल्स स्ट्रेस के कारण IVF वाले दिन शुक्राणु नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये हमेशा बेटर रहता है कि एक शुक्राणु पहले से हम सेव कर लेते हैं, जैसे उस दिन प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फिर क्या अंडे पहनाने के लिए भी कुछ दवा हुआ देते हैं? जी, वो IVF साइकिल में आता है। तो जब IVF की साइकिल शुरू होती है, उसमें पहला होता है अंडे बनने के लिए दवा देना, इंजेक्शंस देना। उसके बाद उनकी फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है। फॉलिकल मॉनिटरिंग के बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड की सहायता से उन अंडों को शरीर के बाहर निकालते हैं, जिसे हम ओवम पिकअप बोलते हैं। ओवम पिकअप के बाद उसको लैब में इंक्यूबेट किया जाता है हस्बैंड के स्पर्म से
फिर IVF किया जाता है या ICSI की जाती है। IVF में हम एक एक अंडे के ऊपर कई सारे स्पर्म डालते हैं, थाउजेंड्स, 100। और ICSI अगर हम जब करते हैं तो ICSI में एक एक स्पर्म एक एक अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उन एम्ब्रियोज उसको इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। सेकेंड डे फिर हम उसको फर्टिलाइजेशन के लिए देखते हैं, और थर्ड डे या फिर फिफ्थ डे जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको वापस महिला के यूट्रस में डाला जाता है। महिला का अंडा निकालते कैसे हैं आप लोग? जी, अल्ट्रासाउंड की सहायता से, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की सहायता से। तो किसे आप दूरबीन से निकालते हैं? नहीं नहीं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की सहायता से ही निकालते हैं, दूरबीन से नहीं, पेल्विस से ही निकालते हैं। अच्छा। जैसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है जी। उसी में गाइड वायर आता है, उसी से पिकअप निडल जाती है। अच्छा। और इस प्रोसेस को हम ओवम पिकअप करते हैं। IVF के पूरे प्रोसेस को हम ओवम पिकअप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये पूरा साइकिल IVF का होता है। अच्छा, मतलब ये है कि एकदम इसको पहले से आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा सब कुछ प्लान करना होता है IVF के जी, लिए, जी। तब उसके बाद आप प्री IVF इवेल्युएशन में सारी चीज़ें पता होती हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पहली बार में ही सबको सफलता मिल जाए? जी, इसको मैं हमेशा इस तरह से कहती हूँ कि कोई भी जब बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, तो जैसे IVF ही है, तो पहली बार में सफलता 50%, सेकेंड टाइम में फिर 30 to 40%। और यानी कि आप ये समझिए कि अगर 3 बार कोई IVF कराता है तो उसको 90% सफलता मिल जाती है। डॉक्टर वंदना, आपने तो 22-23 साल से कर रही हैं मेरी समझ से IVF, तो अपना कोई रोचक संस्मरण सुनाइए जो आपको कुछ ऐसी यादें हों आपकी। देखिए, IVF जो है ना, एक जर्नी है जो कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर दोनों मिलके उस जर्नी पे होते हैं। तो कई बार ये जर्नी बड़ी रोमांचक और बड़ी भावुक भी हो जाती है। इसमें आपके पेशेंट को आपके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, जो कि आपको प्रेरित करता है। ऐसी ही एक घटना थी, मेरी एक पेशेंट थी, पहली बार में उसका सक्सेस नहीं हुआ, तो उसको भी ये पता था कि मैं कितनी इन्वॉल्व हूँ और हमारा पूरा यूनिट। तो वो आई मेरे पास और उसने मुझे थैंक यू का कार्ड दिया, और मेरे को उसको दिलासा नहीं देना पड़ा, उसने मुझे दिलासा दिया कि डॉक्टर यू डोंट वरी, आई विल कम अगेन, और मेरा होगा ज़रूर। दिस वॉज वेरी टचिंग, एंड बाई चांस इन द सेकेंड अटेम्प्ट शी कंसीव्ड। तो ऐसे जो मरीजों के ये भावुक क्षण होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं और भी अच्छे से काम करने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर डॉक्टर वंदना इस तरह के केसेस में IVF में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं जी। ऐसा क्यों? जी, ऐसा इसलिए होता है कि अभी जो IVF में कैच पॉइंट है वो ये है कि सारे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाते। ये इसलिए हम या तो 3 एम्ब्रियो डालते हैं कई बार, और कई बार 2। तो जब हम 3 भी डालते हैं तो कई बार एक भी टेकअप नहीं हो पाता, कई बार तीनों भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम 2 एम्ब्रियो डालते हैं तो कई बार एक भी नहीं होगा और दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए ट्विन और ट्रिपलेट के चांसेस होते हैं, लेकिन आजकल ट्रिपलेट के कम हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हम 1 या 2 एम्ब्रियो ही डालते हैं। तो धीरे धीरे मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस अब कम होते जा रहे हैं IVF क्लिनिक में। ये बताइए कि जैसे IVF कराने जब भी पेशेंट आते हैं जी, तो उसमें पहल कौन लेता है, इनिशिएशन कौन करता है, पति की तरफ से या घर वाले साथ में आते हैं? आपको क्या लगा इतने सालों में, क्या कुछ दोनों ही परिवर्तन होता आया है सोच में? जी, बिल्कुल सोच में परिवर्तन आ रहा है। अब IVF लास्ट रिसॉर्ट नहीं है। सबको पता है कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। तो सभी को अपनी फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है, और ये चीज़ें मौजूद हैं अब हर शहर में, तो इसलिए लोग बहुत डिले नहीं करते। जैसे ही बच्चे नहीं होते जल्दी आ जाते हैं, लोग खुद ही आ जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के साथ आएँ, खुद भी आते हैं, हस्बैंड भी आते हैं, वाइफ भी आती हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि अब महिला ही आना चाहती है। तो सोच समाज की अब बदल रही है। डॉक्टर वंदना, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें काउंसलिंग का भी बहुत रोल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपको हर लेवल पे काउंसलिंग करनी होती है। उन्हें किसी व्यक्ति को नेगेटिव के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर नहीं भी हुआ प्रेगनेंसी तो आपको सेकंड अटेम्प्ट लेना है। इसमें अक्सर मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से आप IAS के एग्ज़ाम में
पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि पास हो जाएं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। इसी तरह से IVF में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जिस तरह आप लगे रहते हैं तो आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में IAS निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप IVF में भी अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो बच्चे ज़रूर होते हैं। दो और जिज्ञासाएं थी। एक तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये बच्चे नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे IVF के बच्चे, और दूसरा ये होता है कि ये प्रेगनेंसी क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होती है या इसमें ऑपरेशन करके ही निकालते हो आप बच्चे को? जी ऐसा नहीं है। IVF सिर्फ एक प्रेगनेंसी आने का तरीका है, और एक बार जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो ये बिल्कुल दूसरी प्रेगनेंसियों की तरह ही है। सिर्फ ये प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है और बड़ी मुश्किल से आई होती है, और शुरू के 3 महीने थोड़े से डेलिकेट होते हैं। एबॉर्शन का तो हर प्रेगनेंसी में डर होता है, चाहे वो IVF हो या नहीं हो, तो हमें उस एबॉर्शन को भी बचाना है। और अमूमन ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होती है, ज़्यादा केयर चाहिए होता है थोड़ा सा, और डिलीवरी भी इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सिजेरियन ही हो, लेकिन चूँकि बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसीज होती है और अक्सर साथ में दूसरे फैक्टर होते हैं, इसलिए अक्सर सीजर करना पड़ता है। और बच्चों के बारे में क्या कहना है बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इस पे काफ़ी स्टडी हुई है, और बच्चों की डेवलपमेंट, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, सब कुछ बिल्कुल दूसरी प्रेगनेंसीज या दूसरे बच्चों की तरह ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई जन्मजात विकृति इन बच्चों में हो या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो आजकल निसंतान दंपतियों के लिए IVF या जो भी सहायक प्रजनन तकनीकें हैं, ये बहुत ज़्यादा सहायक हो रही हैं, और लोग विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इसकी सुविधाएं भी, जैसे पहले भारत में थोड़ा देर से आई, लेकिन जब भी आई तो ये भी हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे शहर में भी काफ़ी सालों से ये सुविधा उपलब्ध है। तो लोग बताए इसके कि कुंठाग्रस्त हों, क्योंकि आपने भी देखा होगा ऐसी महिलाओं में या ऐसे परिवारों में आपस में बहुत तनाव बहुत होता है। जी, स्ट्रेस तो आजकल वैसे भी बहुत कॉमन हो गया है हर ही जगह, और अक्सर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अक्सर मैंने ये देखा है कि आजकल लोग बहुत बिज़ी हो गए हैं, और अगर हिस्ट्री लो तो ये पता चलता है कि एक दूसरे के पास समय ही नहीं है। दोनों 8-9 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, और उसके बाद आपस में मिलने के लिए समय नहीं है। ये आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो गया है इनफर्टिलिटी का, एंड प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि अक्सर मेरी एक पेशेंट थी जो लंदन से आई थी IVF कराने के लिए, एंड वो 2 महीने में ही मेरी काउंसलिंग से ही वो कंसीव कर गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग और हिस्ट्री टेकिंग, स्ट्रेस कैसे दूर हो सके, इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वंदना, जब हम लोग IVF की बात करते हैं तो हम लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं। और जो जैसे आजकल संख्या बढ़ गई है इनफर्टिलिटी के। जी, तो आजकल जो संख्या बढ़ती जा रही है, जो उसका प्रमुख कारण है कि लेट मैरिज हो रहा है, लोग देर से बच्चे कर रहे हैं, और ये बहुत प्रमुख कारण है। इससे बचने के लिए एक समय रहते ही फ्रीज़ कर लेना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या लेट मैरिज हो रही है, उनको सोशल एग फ्रीजिंग करके 30 यंग एज में दे कैन फ्रीज अपने अंडे, और वो बाद में यूज़ हो सकते हैं। तो आज हम लोगों को डॉक्टर वंदना बंसल ने इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अब इसे हम अभिशाप नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प के रूप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF या जिसे परख नली शिशु कहते हैं वो भी है। और बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ये एक निसंतान दंपति ही जानता है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कोई भी संतान जब उनको मिलती है तो उनकी प्रसन्नता उतनी ही होती है जितनी कि एक बेटा होने में होती है या एक बेटी होने में। तो बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर वंदना बंसल, आपने इतनी जानकारियाँ दी हम लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद।